नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई के लोअर परेल से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं जंग से गुजर रहे यूक्रेन की खबर के साथ। छठा दिन है आज और यूक्रेन में जिस तरह से जंग छिड़ी है उसकी आंच अब भारत तक भी पहुंच गई है। यूक्रेन के खार्किव में भारतीय छात्र की रूसी हमले में मौत हुई है। उनकी पहचान 20 साल के नवीन शेखरप्पा के रूप में हुई है, जो कि खार्किव मेडिकल यूनिवर्सिटी में चौथे ईयर के छात्र थे। जिस वक्त वो हमले का शिकार हुए उस वक्त वो राशन की दुकान के सामने कतार में खड़े थे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो नवीन के घर वालों के संपर्क में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीन के पिता से फोन पर बात की, उन्हें हिम्मत देने की कोशिश की। नवीन शेखरप्पा के पिता ने प्रधानमंत्री से अपील की कि वो उनके बेटे का शव देश ले आए। Your media informed to our senior officials, embassy, Prime Minister to bring back my son's dead body. Okay. And also I request to all these political leaders kindly look into the matter and see that donation it is very bad, and all these intelligent students they are going to study in abroad. They think that education here, if they plan to get that education here, they have to pay crores to get that seat. And the same education better than this, they are getting very good education in abroad, and all this practical equipment also very standard. Here in India, only that caste wise they are allotting the seat, because my son has got 97% in the PUC. वहीं यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने राजधानी कीव में टीवी टावर पर हमला किया है और इस हमले में 5 लोगों की मौत हो गई है। इसका असर ब्रॉडकास्ट सेवाओं पर भी पड़ा है। और भारत में यूक्रेन के राजदूत डॉक्टर इगोर पोलेखा ने भारतीय छात्र की मौत पर गहरी संवेदना जताई और उन तमाम लोगों की जिनकी इस हमले में मौत हुई है उनके लिए 1 मिनट का मौन रखा। Today you saw the first tragic death of the Indian student in Kharkiv. I am proposing 1 minute of silence in memory of all victims of this war, especially civilians, young people and children. 1 minute of silence. यूक्रेन के खार्किव में रूस ने बड़ा हमला किया है। वहां एक सरकारी दफ्तर में मिसाइल दागा है जिसमें बताया जा रहा है कि आम नागरिक भी मारे गए हैं। यूक्रेन का कहना है कि इस हमले में आम लोगों के साथ साथ नागरिकों के बुनियादी ढांचे को भी तबाह किया गया है। उधर यूक्रेन ने रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। यूक्रेन का कहना है कि उसने 29 रूसी विमानों और 29 हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। वहीं रूस का कहना है कि उसने यूक्रेन के 72 सैनिकों को मारा है। और तबाही मचा रही इस जंग के बीच यूरोपीय संघ की संसद की आपात बैठक हुई, जिसके साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा जुड़े और उन्होंने कहा कि रूस ने आतंक मचा रखा है लेकिन यूक्रेन टूटने वाला नहीं है, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। उनके भाषण के बाद स्टैंडिंग ओवेशन के साथ काफी देर तक तालियां गूंजती रही। We are fighting just for our land and for our freedom. Despite the fact that all large cities of our country are now blocked, nobody is going to enter and intervene with our freedom and country. And believe you me, every square of today, no matter what it's called, is going to be called as today Freedom Square in every city of our country. Nobody is going to break us. We're strong. We're Ukrainians. Life will win over death, and light will win over darkness. Glory be to Ukraine. और इसी बीच भारतीयों के लौटने का सिलसिला भी जारी है। बुखारेस्ट के रास्ते भारत लौटे शुभांशु के परिवार वाले उनसे मिलकर राहत की सांस ले रहे हैं। हमारी सहयोगी सुकीर्ति द्विवेदी ने उनसे बातचीत में वहां के हालात के बारे में जाना। सर, आप बताएं कहां से लौट रहे हैं, किस तरह मैनेज किया यहाँ तक आना? हम वेनेत्सिया से आ रहे हैं। अपना नाम बताएं। शुभांशु, ठीक है। और वेनेत्सिया से हमने पहले ट्रैवल किया टू द बॉर्डर। हालात काफ़ी ठीक थे, हमारे जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन्होंने बस अरेंज कर दिया, ठीक है, आराम से पहुंच गए।
हाँ थोड़ा किलोमीटर चलना पड़ा, 12 किलोमीटर, पर वो प्रॉब्लम नहीं थी। मेन प्रॉब्लम थी रोमानिया बॉर्डर, वो क्रॉस करना इम्पॉसिबल हो गया था। ठीक है, बच्चे रो रहे थे, मैंने खुद देखा। ठीक है, वो हाथ जोड़ रहे हैं कि हमें उस पार कर दो, वो थक हार के गिर रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं। ठीक है, बच्चे मतलब हम खुद जो स्टूडेंट्स थे आपस में लड़ने लग गए थे कि मुझे आगे जाना है, मुझे आगे जाना है। बाकी रही कहीं कसर यूक्रेनियन ट्रूप्स पूरी कर रहे थे, लाते मार रहे थे। ठीक है, तो हालात तो वायलेंस झेलना पड़ा आपको? नहीं, मुझे वायलेंस नहीं झेलना पड़ा, लेकिन हाँ मैंने बहुत देखा ऐसा। बच्चे बेहोश हुए, उन्हें मारा गया, जो गन के पीछे वाला हिस्सा होता है मोटा था उससे। ठीक है, पैरों से, बूट से। ठीक है, तो बहुत बुरी हालत हो गई थी। ठीक है, वो हमें प्रेफर नहीं कर रहे थे। गेट जब खुलता था सबसे पहले यूक्रेनियंस जाएंगे। इंडियन एम्बेसी ऑफिशियल्स ने किस तरह मदद करी आपकी? इंडियन जैसे हम पार हुए, कमान इंडियन एम्बेसी ने संभाल लिया, उसके बाद तो प्रॉब्लम ही नहीं थी। ठीक है, सारा काम स्मूथली होता गया, उन्होंने खाना पानी सब प्रोवाइड कर दिया हमें। ठीक है, इनफैक्ट अभी भी मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो शेल्टर में हैं, और सही बता रहा हूँ 5 स्टार होटल जैसा शेल्टर रखा है उन्होंने, बहुत अच्छी तरह ट्रीटमेंट हो रही है उनके साथ। तो जैसे इंडियन एम्बेसी ने संभाला फिर चीज़ें ठीक हो गई, लेकिन रोमानिया बॉर्डर तक चीज़ें बहुत ख़राब थी। इट्स लाइक अ हेल। आप कहाँ के रहने वाले हैं सर? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से ही हैं। मैम आप कुछ बोलना चाहेंगी? बच्चे से वापस मिलने को इतने दिन आपके बड़े टेंशन में गुजरे होंगे, अब फाइनली वो मिला है आपको। हाँ, मुझे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी लग रहा है। मुझे लग रहा है कि दुनिया की सबसे अच्छा चीज़ मिल गया। और युद्ध के छठे दिन बड़ी संख्या में रूसी सेना अलग अलग हिस्सों से यूक्रेन के अलग अलग शहरों में दाखिल हो रही है, लेकिन उन्हें यूक्रेन की सेना के साथ साथ आम नागरिकों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। एक कस्बे में लोगों ने रूसी टैंकों को रोक दिया। खबरों के मुताबिक कोरियोकोवा नाम के एक कस्बे से गुजरते हुए रूसी सैनिक रास्ता पूछने के लिए रुके थे, लेकिन स्थानीय लोगों ने उन्हें घेर लिया ताकि वो कीव की ओर न जा सकें। और एक और तस्वीर दक्षिण यूक्रेन के मेलिटोपोल शहर की है, जहां पर आम लोग रूसी सेना के काफिले को रोककर खड़े हो गए। वापस जाओ के नारे भी ये लगा रहे थे। रूसी सैनिक ने हवाई फायर कर उन्हें भगाने की कोशिश की, लेकिन वो डटे रहे। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बात करेंगे उन भारतीय छात्रों की जो कि हर साल यूक्रेन या रूस जैसे देशों में मेडिकल की पढ़ाई के लिए जाने के लिए मजबूर हैं। और बुखारेस्ट से आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी है। 249 लोग भारत लौटे हैं। आइए आपको सुनाते हैं उनका क्या कहना है। बिजनौर के शाह फहद ने मंगलवार को दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचकर राहत की सांस ली। 2016 में नीट पास नहीं कर पाए तो डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने के लिए यूक्रेन चले गए। वहां MBBS की 4 साल की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, 2 साल अभी बाकी हैं। इंडिया में नीट देना पड़ता है, नीट UG का एग्ज़ाम होता है, उसके आधार पे सीट अलॉटेड होती हैं, लेकिन तकरीबन 15 से 16 लाख बच्चे जो है नीट का एग्ज़ाम लिखते हैं, लेकिन उनमें से 15 से 20 हज़ार को ही सीट अलॉटेड होनी होती है। उसके बाद जो बच्चे होते हैं उनके पास ऑप्शन है या तो प्राइवेट, जो कि लगभग अराउंड कॉस्ट करेगा 1 करोड़ के लगभग 80-90 लाख 1 करोड़, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कॉलेजेस डिफरेंट फीस स्ट्रक्चर है। तो जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इतना, ऑब्वियसली वो बाहर के ऑप्शंस फिर देखते हैं। बाहर के ऑप्शंस में सिर्फ यूक्रेन नहीं है, यूक्रेन, रशिया, कजाकिस्तान है, और भी हैं, चाइना है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि कॉस्ट जो है पूरी हाफ से भी कम हो जाती है। अराउंड मैक्सिमम 25 to 30 लाख बच्चा अपना MBBS पूरा कंप्लीट कर लेता है। शाह फहद जैसे करीब 20,000 छात्र हर साल रूस, यूक्रेन, बेलारूस, रोमानिया, जॉर्जिया जैसे देशों में MBBS करने क्यों जाते हैं? इसका जवाब तलाशने के लिए हम एकलव्य ओवरसीज की प्रतिभा चौहान के पास पहुंचे। 15 वर्षों से वो रूस, बेलारूस, यूक्रेन जैसे देशों में MBBS में छात्रों का दाखिला करवा रही हैं। उनके मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह कम फीस और अच्छा आधारभूत ढांचा है। मसलन इन देशों में 6 साल का MBBS की ट्यूशन फीस से लेकर रहने खाने का खर्चा महज 25 से 30 लाख रुपए में पूरा हो जाता है। अलग अलग देशों की यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए नीट पास करना जरूरी है। साथ ही विदेशी यूनिवर्सिटी में MBBS में दाखिला लेने के लिए MCI ने नीट में 137 नंबर पाना जरूरी रखा है। अब्रॉड में ट्यूशन फीस बहुत कम है। बाहर बच्चा अपना आराम से 30-35 लाख में पूरा MBBS अपने सारे खर्चे सब कुछ मिला करके कर सकता है। अच्छा, 6 साल का पूरा 6 साल का सारे एक्सपेंसेस मिला के बाहर अब्रॉड से कम बजट में बच्चा MBBS कर सकता है।
तीसरा फैक्टर ये है कि इंडिया में रिजर्वेशन सिस्टम की वजह से, बिकॉज जनरल कैटेगरी का बच्चा अच्छा स्कोर करने के बाद भी सीट नहीं ले पाता अगर उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, अगर वो एक अच्छा अमाउंट लाइक 70-80 लाख और 1 करोड़ तक अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसको इंडिया में सीट नहीं मिलती। बिकॉज प्राइवेट कॉलेजेस इज बहुत एक्सपेंसिव है इंडिया के। 2014 में सरकार ने देश भर में 157 मेडिकल कॉलेज और 15,700 सीटें बढ़ाने की बात कही थी, लेकिन अब तक 46 मेडिकल कॉलेज ही खुल सके हैं। उनमें भी फैकल्टी की भारी कमी है। देश में एमबीबीएस की 75,000 सीटें हैं, जिनमें सरकारी सीटें महज 45,000 ही हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में भी छात्र क्या इसी तरह मजबूरी में विदेश पढ़ने जाते रहेंगे? एमसीआई गवर्निंग बॉडी के पूर्व सदस्य डॉक्टर राजीव सूद के मुताबिक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने वालों की बेहद कमी है। हमारा हेल्थ बजट स्पेंडिंग बहुत कम है, 1% जीडीपी के आसपास घूम रहा है। हमारी जो आसपास की कंट्रीज बांग्लादेश वगैरह उनसे भी नीचे है। ये रिटायरमेंट एज बढ़ाने से आपको कॉन्ट्रैक्ट और एडहॉक का अल्टरनेटिव था, आपने ऊपर भी एडहॉक कर दिया, नीचे भी एडहॉक कर दिया। आपके पास मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, उसको चलाने के लिए टीचर कहाँ है? आपकी जो वैकेंसीज हैं वो कितनी हैं? आपके पास इस टाइम स्पेशलिस्ट वही पढ़ाते हैं, और जो स्पेशलिस्ट हैं वो 80 से 85% मेडिसिन में, सर्जरी में, ऑप्स गाइनी में, इन सब में डेफिशिएंसी है। हालांकि रूस, यूक्रेन और विदेशी यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस करने पर उनको भारत में प्रैक्टिस करने के लिए नेक्स्ट नाम की परीक्षा पास करना जरूरी है, लेकिन भारत में मेडिकल कॉलेज में दाखिला और आरक्षण के बाबत बनी पॉलिसी को भी तार्किक करने की जरूरत है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर और शशिकांत के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और इसी के साथ सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।